आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें फिर बच्चों ये चैप्टर 4 होगा, उत्सर्जन। फिर बच्चों यदि आप लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 नहीं पढ़े हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको तीनों चैप्टर मिल जाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आपको सारा वहां पे वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो जाइए बच्चों जल्द से वहां पे नोट्स करना स्टार्ट कीजिए। और ये मैं चैप्टर 4 आपको बना दे रहा हूं, ये आपको 2-3 वीडियो में, 2-3 क्लास में ये खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो जल्द ही मैं इसे भी अपलोड कर दूंगा। तो आज हम लोग जो स्टडी करेंगे उत्सर्जन चैप्टर को, सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। फिर बच्चों आपका मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि सर हमको समझ में आना चाहिए बायोलॉजी। और फिर बच्चों मैं आपको ये भी उम्मीद दिलाता हूं कि आपके मार्क्स अच्छा स्कोर पाए, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पे बायोलॉजी हो चाहे साइंस में कोई भी सब्जेक्ट हो। और फिर बच्चों सोशल साइंस हो, मैथ हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, तो ये सारे विषय जल्द ही आएंगे। मैं रिकॉर्डिंग क्लास जल्द ही 1-2 हफ्ते के अंदर मैं सारा अपलोड करने वाला हूं। ठीक है, तो चलते हैं आज का डिफिनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जन क्या है बच्चों? उत्सर्जन को हम लोग इस तरीका से बोल सकते हैं, जीवों के शरीर में उपचायिक क्रियाओं के फलस्वरूप, मैंने क्या बोला बच्चे, जीवों के शरीर में उपचायी क्रियाओं के फलस्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है बच्चे। हम लोग के शरीर में क्या होता है कि बहुत सारे उपचयी पदार्थ बनते हैं, उपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उसे बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि वो पदार्थ, जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे अंदर है, वो जहर का कार्य करती है। क्यों कार्य करती है, सारा मैं रीजन देने वाला हूं। अपचयी क्रिया कैसे होती है वो भी मैं आप सारा बताने वाला हूं। तो एक एक करके आप यहाँ पर डिफाइन कीजिए और समझिए फिर बच्चों। ओके, तो डिफिनेशन आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। अब यहां से स्टार्ट करता हूं, तो इसका परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, ये आखिर है क्या। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक को देखते हैं। तो ये उत्सर्जी अंग है क्या? तो फिर बच्चों उत्सर्जिंग अंग उसे बोल सकते हैं जैसे कि जीवों के शरीर के जिस अंग से उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकाला जाता है उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं बच्चों। ये परिभाषा आप लोग नोट्स कर सकते हैं। चलिए, तो डिफिनेशन की बात तो मैंने यहाँ पे समझा दी फिर बच्चों। अब इसके एग्जाम्पल को थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे त्वचा से फिर बच्चों, त्वचा से हम लोग को क्या निकलता है, तो इससे बच्चों पसीना निकलता है। तो वही मैंने बोला कि शरीर के जिस अंग से उत्सर्जी पदार्थ, ये और उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है ना, तो उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलता है, उस अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं। यानी कि त्वचा हमारा क्या है, त्वचा से पसीना बाहर निकलता है, तो त्वचा हमारा हो गया उत्सर्जी अंग हो गया बच्चों। इसी प्रकार फेफड़ा की बात करते हैं। तो हम लोग जब फेफड़ा के द्वारा CO2 क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो ये हमारा एक तरह से हो गया क्या, एक तरह से हो गया, ये हमारा हो गया उत्सर्जी अंग बच्चों। ओके, इसी प्रकार ब्रेक की बात करते हैं। तो ये बहुत सारे मल मूत्र की सफाई करके ये मूत्र नालिका के द्वारा क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है, जो हम लोग में फ्रेशनेस रखता है बच्चे। जैसे कि मल मूत्र का ये सब सफाई करके मल मूत्र को क्या करता है, बाहर निकालने के काम करता है। यानी खून को, रक्त को साफ करने के काम ये करता है ब्रेक, यानी कि किडनी बच्चे। ओके, तो सारा डिटेल्स मैं इसी पे बात करने वाला हूं। ये चैप्टर बेस इसी पे है, ब्रेक पे यानी किडनी पे। आप इस चैप्टर में जानेंगे ब्रेक कैसे कार्य करती है, ब्रेक क्या है, किडनी किस तरीका से कार्य करती है, उसे किस तरीका से ठीक कर सकते हैं, ये सारा हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो आपके लिए वीडियो बेहतर होने वाली है। तो ब्रेक के बारे में जाने कि ये क्या कर, खून की सफाई करता है, रक्त की सफाई करता है, और ये अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, बाहर निकालने में मदद करता है। चलिए, ये बात को मैं और डीपली में लेके चलूंगा। फेफड़ा में क्या हो गया कि ये CO2 इसके द्वारा क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये उत्सर्जी पदार्थ है, ये उत्सर्जी अंग है। तो ये 3 उत्सर्जी अंग हो गया। नेक्स्ट में आपको लिखा उत्सर्जी पदार्थ बच्चों, ये आखिर है क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, उत्सर्जी पदार्थ उसे बोल सकते हैं, वह पदार्थ या वैसा पदार्थ जो उत्सर्जी अंग के द्वारा बाहर निकाला जाता है। देखिए, उत्सर्जी अंग त्वचा है, फेफड़ा है, और ये ब्रेक है। तो इसके द्वारा जिस पदार्थ को बाहर निकालते हैं उस पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं बच्चों। यानी कि हम लोग बोलेंगे वैसा पदार्थ जिसे उत्सर्जी अंग के द्वारा बाहर निकल जाता है, शरीर के बाहर निकल जाता है, उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माय डियर, जैसे कि मैंने बात किया पसीने की, जैसे कि मैंने बात किया अमोनिया, यूरिक अम्ल की, बलगम की, तो मैं एक एक करके डिफाइन कर देता हूं। पसीना तो समझ रहे सर, स्किन से, हमारे त्वचा से बाहर निकल रही है। यूरिया क्या है सर, तो यूरिया हमारे को जो पैखाना होता है उसे आप यूरिया बोल, सॉरी अमोनिया बोल सकते हैं।
ठीक है, तो ये अमोनिया है बच्चे। और यूरिक अम्ल क्या है सर? तो यूरिक अम्ल हमारा क्या हो गया, ये हम लोग इसको इस तरीका से बोल सकते हैं, हाँ यूरिया, यूरिया है। और एक बोल सकते हैं इसको यूरिक अम्ल भी नाम पे, इसको यूरिक अम्ल भी बोलेंगे, ठीक है, यूरिक यूरिक अम्ल, ठीक है ना, यूरिक अम्ल बोलिए, या हम लोग यूरिया भी बोलते हैं। तो ये पेशाब हो गया यूरिक अम्ल, और ये अमोनिया हो गया पैखाना। तो ये सबको हम लोग बाहर निकालते हैं क्योंकि ये जहरीला पदार्थ है। बलगम की बात करते हैं, थूक की बात करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मुंह के द्वारा पच पच इस तरीका से निकालते रहते हैं। तो ये भी एक तरह से उत्सर्जी क्या हो गया, पदार्थ हो गया। हमारे कान से जो निकलता है, किन्हाउ जिसको बोलते हैं, वो भी क्या हो गया, उत्सर्जी पदार्थ। हमारे आंख से आंसू निकलता है, वो भी हमारा क्या हो गया, उत्सर्जी पदार्थ है। यानी कि हमारे शरीर के अंग से जो पदार्थ बाहर निकल रही है, वो सारे पदार्थ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उत्सर्जी पदार्थ बच्चे। और मेन इंपोर्टेंट आपका ये सब है, ठीक ना, इसके बारे में इंपोर्टेंट हम लोग समझने वाले हैं, और ये सब सारा आएगा एक एक करके, बात समझ गए। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं जल संतुलन की बच्चों। तो जल संतुलन है क्या, जैसे कि कहा जाता है बच्चों, हमारे बॉडी को कंट्रोल अगर सही से नहीं हो पाता है तो हम लोग को अनेक तरह की बीमारियां हो जाएगी। तो जल संतुलन को होना बहुत जरूरी है। जल की मात्रा न ज्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। तो फिर बच्चों इसको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं, कुछ ना कुछ क्रियाएं होगी हमारी बॉडी में, तभी तो हमारा बॉडी स्थिर रहता है, तभी तो हम लोग स्वच्छ रहते हैं। यदि ऐसा नहीं हो तो क्या हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल बीमार पड़ सकते हैं। तो यहां पे मैंने वही लिखा कि जल संतुलन क्या है बच्चे। तो जल संतुलन आप उसे बोल सकते हैं फिर बच्चों कि शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है उस क्रिया को जल संतुलन कहा जाता है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला बच्चों कि शरीर में जल की मात्रा के कंट्रोल बोल सकते, जल की मात्रा का संतुलन यानी कि कंट्रोल जिस क्रिया के द्वारा होगा, उस प्रोसेस को, उस क्रिया को, उस प्रक्रिया को बच्चों जल संतुलन कहते हैं, या जल संतुलन कहलाता वो प्रक्रिया। बात समझ गए। चलिए मैं बहुत आराम से आपको समझा पा रहा हूं, आप लोग भी समझेंगे मुझे उम्मीद है। अब आगे बढ़ेगा तो मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं इस टॉपिक पे, अमोनिया आखिर है क्या। तो मैंने अभी बताया था जो पैखाना है वो सीधा आमतौर पर अमोनिया का नाम दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे देखा तो अमोनिया का NH4 होता है बच्चे, ये अमोनिया का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया अमोनिया NH4। अब यहाँ पे बात करते हैं केमिस्ट्री में हम लोग यही पढ़ेंगे, याद रखिएगा। अभी बायोलॉजी खत्म मैं करूंगा एक वीक में, तो आपको फिजिक्स आएगा, फिर केमिस्ट्री आने वाला है, ठीक है, बहुत जल्द आएगा, देखिएगा। तो अमोनिया की बात करते हैं, तो अमोनिया बोल सकते हैं ये कैसे बनता है। तो हमारे शरीर में बनने का एक रीजन है, ये कैसे बन पाता है बच्चों। तो हमारे शरीर में जब प्रोटीन को ग्रहण करते हैं तो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन टूटता है, यानी कि विखंडित होता है। क्या होता है, विखंडित मतलब टूटना होता है। तो प्रोटीन का विखंडन, प्रोटीन के टूटने से अमोनिया बनता है बच्चे। मैंने लिखा है प्रोटीन के विखंडन से बनता है, तो कौन बनता है, अमोनिया बनता है, ओके। यानी कि अमोनिया प्रोटीन के विखंडन से बनता है, यानी कि इसको टूटने से ये बना। बात समझ पाए। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा कि जंतुओं, यानी कि हम लोग जो है क्या है, जंतु है, सारा जानवर क्या है, जंतु है बच्चों। तो ये सारे जानवरों के लिए, हम लोग के लिए, जंतुओं के लिए, तो कहता है कि जंतुओं के लिए बच्चों ये विषैला है। कौन विषैला सर, तो अमोनिया विषैला है, अमोनिया की बात कर रहे हैं ना। तो अमोनिया जंतुओं के लिए क्या है, विषैला के बच्चों। बात समझ गए। आगे मैंने लिखा अमोनिया जो होता है जल में घुलनशील होता है बच्चे। पैखाना हमारा क्या है, जल में क्या करेगा, वो घुल सकता है, अच्छे तरीका से मिल सकता है जल में, इसलिए घुलनशील होता है, ठीक है, चलेगा। तो अमोनिया क्या है, जल में घुलनशील होता है, अच्छा से घुल सकता है बच्चे। अब बात करते हैं यूरिया की और यूरिक अम्ल की, ये आखिर है क्या सर। तो इसको हम लोग पेशाब बोल रहे हैं ना, सिंपल भाषा में, इतना क्या बोल रहे हैं सर, चलिए पेशाब। बात को समझ पा रहे हैं बच्चों, ये पेशाब हो गया। अब डियर थोड़ा सा ध्यान दो, यूरिया यानी कि यूरिक अम्ल पेशाब है। अब ये क्या है, थोड़ा सा ये देखिए। तो कहा जाता है कि यूरिया या यूरिक अम्ल जो है, जिसे पेशाब कह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बोला जाता है कि इसके तुलना में, यानी कि पैखाना अमोनिया के तुलना में यूरिक अम्ल कम विषैला होता है बच्चे। क्या लिखा, कम विषैला, और ये ज्यादा विषैला होता है, ठीक है, जहरीला ज्यादा ये है, ये कम विषैला है थोड़ा सा, ठीक ना, लेकिन विषैला है ये। आगे मैंने लिखा यूरिया यानी कि यूरिक अम्ल यौगिक है बच्चे। यौगिक कहने का मतलब ये एक चीज से मिलकर नहीं बना। यूरिक अम्ल जो है एक चीज से, एक तत्व से मिलकर नहीं बना बच्चे। तो हम लोग यौगिक उसी को बोलते हैं जो एक पदार्थ से, एक अणु से, एक पदार्थ से बना होता है, एक कोशिका से बोल सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं,
तत्व कहते हैं बच्चों। लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक उसे बोलेंगे जब दो तत्व एक दूसरे से मिलते हैं या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे यौगिक कहते हैं। तो मूत्र भी हमारा क्या है, यूरिक अम्ल जो है हमारा, वो एक पदार्थ से मिलकर नहीं बना। इसके बारे में स्पेशल आपको इस तरीके से टॉपिक लिखाने वाला हूं, चिंता मत करना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी बात समझिए कि पेशाब क्या एक तरह का यौगिक है। आगे बढ़ते हैं। रेप्टिलिया या एविज वर्ग। देखो रेप्टिलिया में जैसे कि रेंगने वाले जीव जंतु सांप ये सब आ सकते हैं, और जमीन पर जितना रेंगने वाला है सब रेप्टिलिया, ठीक है। पूरा घसीट कर नहीं, पैर से भी कुछ चलते हैं, तो वो सब सारा जो जितना है एविज वर्ग हो गया। क्या हो गया, रेप्टिलिया हो, क्या हो गया, रेप्टिलिया बच्चे। या रेप्टिलिया हम लोग पक्षी को भी बोल सकते हैं, कुछ पक्षी भी आते हैं। एविज पक्षी तो पूरा है इसमें, ठीक है। तो ये सारे जीव जंतु की बात करते हैं, ये जितना जीव जंतु का वर्ग है ये वाला, ये नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कासन करता है। यानी कि उसके बॉडी से उसके जिस पदार्थ से पदार्थ यानी कि बाहर निकलता है उसका उसके लिए जहरीला वो हो गया, तो वो पदार्थ क्या होता है, बाहर निकलता है, तो वो नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कासन करते हैं, इनके बाहर निकलते हैं। बात समझ गया, वैसे वही मैंने लिखा, नाइट्रोजन पदार्थ का निष्कासन होता है ये रेप्टिलिया में और एविज वर्ग में, एविज वर्ग के जंतु। बात समझ गए। यहाँ पे नेक्स्ट मैंने लिखा ब्रिक यानी कि किडनी बच्चे। तो ब्रिक या किडनी है क्या, तो फिर बच्चों सिंपल भाषा में बता दूं कि जिस व्यक्ति में किडनी एक रहती है कुछ समय के लिए जीवित रहता है, 1 साल 2 साल, जितना जीवित रहने का रहता है एज समय उतना जीवित रह पाता है। लेकिन हम लोग में अगर किडनी को हटा दिया जाए तो सारा प्रोसेस बोल सकते खत्म। ब्रेक को हटा दें तो मनुष्य क्या हो सकता है, मर सकता है। तो वही मैंने बात बोला कि ब्रेक के बारे में जानिए, ब्रेक की संरचनाएं क्या है, इसके अंदर की प्रोसेस क्या है, ये क्या कार्य करती है। इसके लिए आप पढ़िए, एक तरफ से पढ़ मत रहिए, ठीक है। पढ़ने का मेन रीजन है बच्चों कि आप लोग यहाँ पे सीख सकते हैं कि हमारे बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है जो हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। देखिए तो ब्रिक यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, किडनी बच्चे। तो इसकी बात करते हैं किडनी की, जिसे हम लोग ब्रिक कह रहे हैं। ये सबसे पहली बात कि मनुष्य में हम लोग में जोड़े के रूप में होता है। जोड़े के रूप में समझते हैं, एक जोड़ा में दो, ठीक ना। जैसे कि एक जोड़ा चप्पल की बात करते हैं तो उसमें कितने चप्पल आ सकते हैं, दो आ सकते हैं। तो एक जोड़े की बात करते हैं, उसी प्रकार किडनी की बात करें तो हम लोग में जोड़े के रूप में पाया जाता है, एक जोड़े के रूप में पाया जाता है। एक जोड़े में कितना किडनी, दो किडनी। तो हमें लेफ्ट की ओर यानी कि राइट और लेफ्ट होती है, ओके। वो मैं फिगर में बताऊंगा अच्छी तरीके से। तो आप लोग जानेंगे जोड़े के रूप में होता है ब्रेक। और ये जो उत्तर बच्चों, हम लोग जो सीम की जो सब्जी खाते हैं, हम लोग सेम नहीं बोल के सिम बोलते हैं। सिम की सब्जी जो होती है उसके बीज के आकार का ये हमारा किडनी होता है। अब सोचिए कितना, इतना छोटा होता है, ठीक है ना, इतना छोटा होता है, ओके। तो सेम के बीज के आकार का ये हमारा किडनी होता है, ओके। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई की बात करते हैं तो 5 से 6 सेंटीमीटर, और माय डियर मोटाई की बात करते हैं तो 2 पॉइंट यानी कि 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक इसका मोटाई होता है, ठीक है। सारा मैंने वहां पे लिख दिया। अब बात आती है फिर बच्चों कि इसकी बाहरी सतह की बात करते हैं तो उन तोदर यानी कि कन्वेक्स होता है बच्चों। यानी कि किडनी जो आपका है ना ब्रेक, उसकी बाहरी सतह ऐसे किडनी पा रहे हैं, ठीक है। ये मान लेते किडनी है, तो ये वाला बाहरी वाला जो सतह ये वाला है, ये उठा वाला है ना, ये वाला को हम लोग बोलते हैं ऐसे जब रहता है हम लोग अवतल पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, अवतल। हो गया। अब यहाँ पे बात कीजिएगा, देख लीजिए थोड़ा सा। तो ये आपका है उन तोदर यानी कि कन्वेक्स हो गया, और कन्वेक्स मेरा फिजिक्स में पढ़ेगा। तो कहता है इसकी बाहरी सतह उन दोतर होता है, फिर इसकी बाहरी सतह क्या होता है, उन दोतर होता है, ओके। इस तरीका से होता है, बाहरी सतह इस तरीका से होता है बच्चे, ओके ना। आगे की टॉपिक में देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इसकी भीतरी सतह इस प्रकार बोल सकते रहता है ऐसे, अंदर की ओर धसा, इस प्रकार आता धसा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इसकी भीतरी सतह को नतोदर यानी कि कनकेव कहते हैं। क्या क्या बोलते हैं, कनकेव कहते हैं। और कनकेव जो बोल सकते हैं कि अंदर में जो किडनी में है, उसको हम लोग बच्चों नतोदर को एक नाम और जानते हैं, उसको हाइलम कह रहे बच्चे। ऑब्जेक्टिव आएगा कि वृक्क के नतोदर सतह को ये क्या कहते हैं, तो उसको हाइलम कहा जाता है। क्या बोलते हैं, हाइलम कहा जाता है। और इसी हाइलम से बच्चों दो नस निकलता है। एक नस क्या करता है, बाहर बाहर से अंदर जाता है किडनी में। जैसे कि मैं यहां पे बता दूं, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मानते कि ये हमारा
ये हमारा किडनी है, ठीक है। तो इससे बोल सकते हैं, इसमें जो प्रोसेस या इसमें जो पेश करेगा, ये जो नस इसमें चले जाएगा, इसमें जो नस जाएगा नहीं वाला, ये वाला जो नस होगा उसको हम लोग बोलेंगे धमनी बच्चे। पीछे मैंने नस के बारे में पढ़ाया था चैप्टर 3 में, ठीक है। तो ये धमनी, ब्रिक, ब्रिक धमनी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये नस प्रवेश करता है, एंटर करता है ब्रिक में, और फिर यहीं से एक और बोल सकते हैं नस ज्वाइन रहेगा जो बाहर की ओर निकलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सीरा। क्या बोलते हैं? सीरा। तो फिगर में अच्छा से डिफाइन करने वाले हैं, अभी केवल जानिए कि दोनों ब्रिक, धमनी अंदर की ओर प्रवेश करता है तो सीरा क्या करता है? बाहर की ओर निकलता है। बात समझ गए? ओके, चलिए इसी प्रकार तो है। हाँ, सीधा बाहर की ओर प्रवेश करता है बच्चों, और धमनी अंदर की ओर प्रवेश करता है। बात समझ रहे हैं? देख रहे हैं, धमनी अंदर आ रहा है, ब्रिक कहां जा रहा है? बाहर जा रहा है। तो इसको मैं फिगर अच्छा से बनाने वाला हूं, इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, मैं आगे की वीडियो में आगे। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे किडनी के संरचना के बारे में, किडनी के फिगर के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। फिर बच्चे इसको स्टडी करने से पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी स्लाइड में पढ़ाया था ब्रिक के लंबाई, चौड़ाई, उसके मोटाई के बारे में मैंने अभी पढ़ाया। अब यहाँ पे कुछ देखते हैं इससे जुड़ा हुआ जो किडनी से है वो कौन कौन से पार्ट है, उसे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ पे लिख रखा है मूत्रवाहिनी, ये आखिर है क्या बच्चों? तो मूत्रवाहिनी हम लोग उसे बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि हाइलम से एक नली निकलती है। अभी मैंने समझाया था किडनी में अंदर की ओर जो लेकर आया था, अंदर की ओर जो लेके आया किडनी के अंदर, वो उनतोदर था, और किडनी के बाहर जो लेके जा रहा, जो नस, जो नली लेके जा रहा बाहर, उसको हम लोग बोल रहे थे नतोदर बोल रहे थे। और नतोदर के अंदर सतह, नतोदर जो अंदर वाला सतह इसे होता है, ये वाला अंदर वाला सतह, इसको बच्चों इसको हाइलम कहते हैं। किडनी के अंदर वाला सतह ये जो है ना, उसको हाइलम कहते हैं। तो वही मैंने लिखा कि हाइलम से एक नली जुड़ी होती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं, यानी कि इसी हाइलम से एक नली ऐसे निकलेगा, देखो यहां निकला है, देखिए ये अंदर वाला ये पार्ट हो गया, ये वाला, ये अंदर वाला पार्ट है, ये वाला भाग। तो कहता है कि हाइलम से एक नली जुड़ा हुआ बच्चे, इस हाइलम से एक नली जुड़ा हुआ है, ये वाला अंदर वाला भाग से एक नली जुड़ा हुआ है, उस नली को मूत्रवाहिनी कहते हैं। ये भी आपका क्या है? मूत्रवाहिनी बच्चे, या मूत्र नलिका भी बोल सकते हैं, मूत्र नली या नलिका, ठीक है। तो क्या बोले कि किडनी से, या बोल सकते हैं इससे, हाइलम से, हाइलम अंदर वाला भाग बच्चे, ओके। तो ये हाइलम से जो नली जुड़ी है यानी कि जुड़ा हुआ है उसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। और ये दो नली है बच्चे, एक यहाँ लेफ्ट में, एक राइट में, दोनों दोनों किडनी से ये जुड़ा हुआ है, जो कि कहां पे मिला रहा है? मूत्राशय में। बात करेंगे अभी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हाइलम की बात तो समझ में आया कि अंदर वाला पार्ट की, अंदर वाला जगह को हम हाइलम कर रहे हैं, जो जुड़ा है एक नली से, उसको मूत्रवाहिनी कहते हैं। ये ज्यादा, थोड़ा ज्यादा मोटा होता है, कहने का मतलब ये जो नस, ये जो नली है, ये वाला, ये थोड़ा सा ज्यादा मोटा होता है प्रवेश, क्या होता है? मोटा होता है, ठीक है। ये क्या होता है? थोड़ा ज्यादा मोटा होता है ये वाला, ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रोणी क्या बच्चे? श्रोणी, तो श्रोणी फिर बच्चे उसे हम लोग बोल सकते हैं माय डियर, यहाँ पे लिखा है कि इसके मोटे भाग को श्रोणी कहते हैं। क्या कहने का मतलब हो गया श्रोणी सर? तो देखिए बच्चों, जैसे कि ये नली तो है ना, ये जो नली है जितना मोटा है, ये नली जितना मोटा होगा, मूत्रवाहिनी जितना मोटा है, इसी मोटे भाग को हम लोग श्रोणी कह रहे हैं। ऑब्जेक्टिव आएगा कि मूत्रवाहिनी के मोटे भाग को क्या कहते हैं। तो माय डियर घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक ना। तो उसको क्या बोल रहे हैं? श्रोणी, याद रखिए। आगे चलते हैं। तो मूत्राशय की बात करते हैं यहाँ पे। तो मूत्राशय है क्या बच्चे? तो मैंने लिखा है कि ये मूत्रवाहिनी जो है पीछे की ओर खुलती है। सही बात है। देखिए मूत्रवाहिनी ये वाला है ना, ये किडनी के पीछे की ओर खुला बच्चे, ब्रिक के पीछे की ओर, ना कि आगे की ओर। ये आगे हो गया और ये पीछे हो गया। तो वही बोलता है किडनी के पीछे की ओर मूत्रवाहिनी खुलती है, उसे हम लोग बच्चे खोलते हैं, और जहां पे जाकर मिलता है बच्चे मूत्रवाहिनी, उसे हम लोग मूत्राशय कहते हैं। तो ये जो ये वाला भाग है, मूत्रवाहिनी जहां पे मिल रही है पीछे की ओर खुलकर, ये वाले भाग को हम लोग मूत्राशय कह रहे हैं बच्चे, जहां पे मूत्र आकर जमा होता है। यहाँ पे क्या होता है? मूत्र जमा होता है, ठीक है। जमा होता है क्या? मूत्र, ओके बच्चे। मूत्र यहाँ पे क्या होता है? जमा होता है। और ये ब्लाडर के जैसा, नाशपाती के जैसा होता है बच्चे, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? मूत्राशय कहते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी जिस भाग से मिलती है, या मूत्र नली जिस भाग से मिलती है, उस भाग को हम लोग मूत्राशय कहते हैं। या वो ऐसे बोल सकते हैं
कि मूत्रवाहिनी के द्वारा आए अपशिष्ट पदार्थ जहां पे जमा होते हैं उसे मूत्राशय कहा जाता है। तो ये मूत्राशय आप लोग, ये गोल होता है ब्लैडर के जैसा। अब एक समय प्रेशर बनता है हम लोग में, तब मलमूत्र क्या होता है, मूत्र बाहर निकल जाता है। ठीक है, प्रेशर बनने के बाद मूत्र क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये था इसका रीजन। ठीक ना, तो ये मूत्राशय हो गया जो ब्लैडर के जैसा, नाशपाती के जैसा होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि इसके आकार की बात करते हैं मूत्राशय की, तो ये नाशपाती के आकार की होती है बच्चे, और ये थैली जैसी रचना होती है इसकी। थैली जैसा है, ब्लड जैसा दिख रहा है, ब्लडर जैसा दिख रहा है और गोल है, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं मूत्राशय। ये टॉपिक के बाद आते हैं मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग क्या बच्चे, मूत्राशय के बाद जो एक थोड़ा सा ये नली जो दिख रहा है जिसके द्वारा मूत्र को बाहर निकाल रहे हैं, ये वाला जो नली यहाँ पे, उसको मूत्र मार्ग कह रहे हैं बच्चे। क्या बोल रहे हैं, मूत्र मार्ग। यानी कि मूत्राशय से मूत्र जिस रास्ते से बाहर निकलता है उस रास्ते को हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। ऐसे बोलेगा, मूत्राशय से मूत्र जिस रास्ता से बाहर निकलता है उस रास्ता को हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। और फिर बच्चों, जिस द्वार से बाहर निकलेगा मूत्र उसे मूत्र द्वार भी कहा गया। चलिए, इतना आप लोग सीख गए। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूं किडनी के बारे में। तो किडनी के पेड़ बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था किडनी की लंबाई की बात किए थे। लंबाई तो ये 10 सेंटीमीटर था बच्चों, और चौड़ाई की बात किए थे तो ये 5 से 6 सेंटीमीटर था, और मोटाई की बात करें तो ये 2.5 से लेकर ये 4 सेंटीमीटर था कि इसका मोटाई। अब बात को समझिए, इतना काफी है, और भी समझाएंगे। लंबाई किडनी की बात करते हैं तो ये 10 सेंटीमीटर इसका लंबाई होता है किडनी का, ये 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, मोटाई 2.4 सेंटीमीटर इसका मोटाई होता है। तो ये इसका हो गया बनावट। और इसमें बात बताए थे कि ये जोड़े के रूप में होता है। क्या बच्चे, जोड़े के रूप में पाया जाता है। ओके ना, जोड़े के रूप में होता है। इतना सारी बातें मैंने डिस्कशन किया अभी पीछे स्लाइड में। अब यहाँ पे बात करते हैं, इस ओर से ऐसे अगर खड़ा होते हैं आपके सामने, तो ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। ये राइट किडनी, इसको लेफ्ट किडनी बोलते हैं, आर के और एल के। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आर के यानी कि राइट किडनी बच्चे, एल के यानी कि लेफ्ट किडनी। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे दो नस किडनी से है, एक नस का नाम है सीरा और दूसरे नस का नाम क्या है, धमनी। तो ये वाला जो धमनी है ये शुद्ध रक्त को लेकर आ रहा है बच्चे, अच्छा वाला रक्त को। ठीक है, शुद्ध रक्त को ये वाला लेकर आ रहा है। अब ये क्या करता है, अशुद्ध रक्त को बोल सकते वापस अति करेगा, अशुद्ध रक्त को ये लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड क्या क्या प्रेस, ये O2 वाला रक्त इसमें आया बच्चे, जितना पदार्थ था इस वाले पदार्थ यहाँ पे चला आया, जितना जो पदार्थ था इस वाले में आ रहा है। ठीक है, रक्त इसमें क्या क्या प्रवेश करके सबसे पहले कहां एंटर किया, तो लेफ्ट वाले किडनी में आया बच्चे। यहाँ पे O2 वाला रक्त आ रहा है, जिसे क्या बोल रहा है, शुद्ध रक्त बच्चे, और भी अवशिष्ट पदार्थ इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किडनी में जो और पदार्थ, जो अवशिष्ट पदार्थ है वो इसमें भी आ रहा है, अवशिष्ट पदार्थ यहाँ पे, और रक्त भी यहाँ पे। अब यहाँ पे जब आया ये वाला, तो यहाँ पे क्या होता है, खून जो गंदा यहाँ पे है ये क्या करता है, यहाँ पे एक छन्ने का कार्य करता है। छन्ने का मतलब क्या, छन्ने का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पे जब ये वाला रक्त आया, ब्लड से भरा हुआ रक्त से, अब ये जो पदार्थ है यहाँ पे रक्त की सफाई करता है बच्चे, खून को साफा किया यहाँ पे जितना हो पाए। ये वाला जो जाली जैसा है, ये रचना जो है इसी के द्वारा इसमें इस पदार्थ को साफा किया जाता है। अच्छे पदार्थ को इस ओर भेजता है, लेकिन खराब पदार्थ को यहाँ पे क्या करेगा, बाहर भेज देगा। यानी कि यहाँ पे अच्छा पदार्थ रहेगा उसको यहाँ पे आगे बढ़ाएगा। ठीक है, अच्छा पदार्थ इस प्रकार आगे बढ़ गया। ठीक है, आगे बढ़ गया ये अच्छा पदार्थ, लेकिन अपशिष्ट पर जो बचेगा खराब पदार्थ वो है, यहां से क्या करेगा, छन कर ये वाली जाली के द्वारा ये इसमें चलेगा, मूत्र यहाँ पे क्या करेगा, बाहर यहाँ पे चलेगा, और ये सीधे ब्लड में मिल जाएगा। ठीक है, अभी भी देखें तो यहाँ पे ब्लड रक्त या अच्छा से सफाई नहीं हुआ, तो अच्छा से सफाई नहीं हुआ तो ये वाला फिर यहाँ पे रक्त जो है ये इस ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, इस ओर आगे बढ़ेगा, बढ़ गया यहाँ पे। फिर बच्चों ये वाला राइट किडनी में आया रक्त, कुछ जो अशुद्धि बचा हुआ था वो राइट किडनी में आता है। फिर यहाँ पे खून की सफाई होगा, ये वाला में क्या होगा, खून की सफाई बच्चे, ये वाला में खून की सफाई होगा फिर से। अब यहाँ पे ये शुद्ध रक्त हो जाएगा, बहुत अच्छा से रक्त सफा होके ये क्या करेगा, बाहर इस प्रकार बॉडी में शुद्ध वाला पदार्थ क्या करेगा, बाहर चला जाएगा। लेकिन खराब पदार्थ फिर यहाँ से छन कर खराब पदार्थ कच्चे होगा, मूत्राशय में चलेगा। यानी कि खराब पदार्थ यहाँ पे आके जमा हो रहा है, बात समझ पा रहे हैं, खराब पदार्थ मूत्र जो है यहाँ पे आकर जमा हो रहा है, खराब पर अच्छा वाला छान कर ऊपर जा रहा है और खराब वाला नीचे गिर जा रहा है।
ठीक है। तो ये मूत्र मूत्र जो किडनी जो है एक छन्ने की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है, खराब पदार्थ को बाहर और अच्छे पदार्थ को रख ले रहा है, ठीक है। तो ऐसा कार्य हो रहा है किडनी के अंदर। अब मेरे बच्चे थोड़ा सा मैं बात करूं कि ये रचना जो मैं बार बार यहाँ पे लिखा हूं इस प्रकार के, ऐसे ऐसे, ये वाला बच्चे, ये इसको बोलते हैं ब्रिक शंकु बच्चे। क्या बोलते हैं? ब्रिक शंकु। इसको ब्रिक शंकु कहा जाता है। इसकी संख्या की बात करें बोर्ड में तो 15 से 16 आप लोग मारिएगा, ठीक है ना। इसकी संख्या कितना होता है? 15 से 16। ओके ना, चलिएगा। तो यहाँ पे धमनी लेके आया, सारे पदार्थ को यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे अब से खराब पदार्थ को यहाँ पे छानने के लिए, शुद्ध करने के लिए किडनी में ले गया, किडनी साफ सफाई किया, फिर राइट वाला भेज दिया। राइट वाला में कुछ शुद्धि अशुद्धि रहा तो इसमें भी वही काम क्रिया हो जो यहाँ पे हो रहा था। तो कामों का जितना खराब पड़ा था वो इस नली में चलाया। अब यहाँ पे आके फिर एक समय ऐसा प्रेशर बनता है तो मूत्र क्या करता है? ये मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ऐसा काम करता है हमारे बॉडी में ये, ठीक है। तो इसे समझना बहुत जरूरी था। फिर चलिए, बात समझ में आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने वाला हूं इसके अंदर के पार्ट में और अच्छे से फिर बच्चों कि किडनी के अंदर और भी छोटे छोटे जो पार्ट हैं उसको मैं पार्ट 2 में समझाने वाला हूं। फिर बच्चों आप लोग से एक उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करो, और शेयर तो जरूर करना फिर बच्चों, और लाइक भी करो, अपने दोस्त को कर दिया करो, ताकि मैं आपको इस तरह का वीडियो अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा सकूं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बच्चे, इसे नोट्स करके रखिएगा आप लोग, ठीक है ना।